नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल फिजिक्स ए टू जेड पर। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि टीजीटी एंड पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनकी श्रृंखला लेकर के आए हैं। ये विज्ञान के क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें। साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस श्रृंखला में ये हमारा छठा भाग है और छठे भाग में हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान में बहुत से प्रश्न आपको सीखने को मिलेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए हुए। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। देखिए, जब इसमें वायु में जलाने की बात चल रही है तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि वास्तव में ये एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक तो हो ही नहीं सकता, तो स्वतः परिवर्तन हो ही नहीं रहा, इसे जलाया जा रहा है, इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। इसकी यदि समीकरण की बात करें तो इसके समीकरण होती है 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO, अर्थात बाद में क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण Be2C प्लस X इंटू H2O इक्वल टू Y BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4 में X तथा Y का मान क्रमशः होगा। पहला ऑप्शन है 2,4, दूसरा ऑप्शन है 1,2, तीसरा ऑप्शन है 4,2 और डी ऑप्शन है 2,1। तो देखिए, इस समीकरण को सबसे पहले हम संतुलित करते हैं, और संतुलित करते हैं किस प्रकार से? देखिए, इसमें CH4 में 4 हाइड्रोजन है, Y में BeO2 में 2 Y हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 2X हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर X का मान कितना होगा? सोचिए जरा। उससे पहले देखते हैं Be2C, यहाँ पर बेरिलियम के 2 हैं, तो जाहिर सी बात है Y का मान कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा होगा। ठीक है, जब Y का मान 2 हो जाएगा तब H की बात करेंगे तो 2 दूनी 4, तो H यहाँ पर हो गए 4, यहाँ हो गए 8 और यहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 4, अर्थात X का मान कितना आएगा? 4। तो इस प्रकार से हम समीकरण संतुलित कर लेंगे और X का मान 4 और Y का मान 2, तो ऑप्शन हमारा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है, वो बताना है। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2PbO प्लस C इक्वल टू 2Pb प्लस CO2 को समीकरण ध्यान से देखिएगा। 2PbO प्लस C इक्वल टू 2Pb प्लस CO। देखिए, यहाँ पर Pb के साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? लेड ऑक्साइड से लेड प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन कमी जो होती है उसे कहते हैं हम अपचयन। यहाँ पर कार्बन अकेला है, यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड आ गया, और इस स्थिति में यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसे कहते हैं उपचयन। ठीक है, उपचयन भी कहते हैं और इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन क्या है? सीसा अपचयित हो रहा है। देखिए, शीशे का अपचयन हो रहा है, ये बात आपको
कैसे महसूस हो रही है, सही है या गलत है? ये बात गलत है। शीशे का अपचयन नहीं हो रहा, इसका उल्टा कर देंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। पीबी से पीबीओ बन रहा है, शीशा तो लेड होता है, पीबीओ बन रहा है तो आपका अपचयन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका उपचयन हो रहा है। तो पहली क्वेश्चन बात तो ये गलत हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए CO2 से क्या बन रहा है यहाँ पर, CO, उल्टा देखिएगा, CO2 से CO बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कमी हो रही है तो उपचयित हो रहा है, ये बात सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये आपको दिखा रहा है, C से CO2 बन रहा है तो उपचयन हो रहा है, तो उपचयित हो रहा है, ये बात आपकी जो है गलत है, ठीक है, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है यहाँ पर। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड ये है आपका 2PbO, अपचयन हो रहा तो अपचयित कहाँ होगा, जब अपचयन हो रहा तो ये नहीं होगा, तो ये आपका सही है क्योंकि अपचयन लिखा हुआ है अर्थात अपचयित हो रहा है। तो दूसरा और चौथा क्वेश्चन सही है, पहला और तीसरा गलत है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा बी, पहला और तीसरा आपका गलत है, यानी कि ये गलत है आपका और ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन की है, वियोजन की है, द्विविस्थापन की है या विस्थापन? देखिए यहाँ पर Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पर Fe के स्थान पर कौन आ गया है, Al आ गया है, अर्थात Al ने Fe को विस्थापित कर दिया है, तो अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चूर्ण मतलब Fe प्लस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डालने पर क्या होता है? सही सा लगाइए। जब आयरन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या बनता है, FeCl2 प्लस H2, अर्थात इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड अर्थात आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? प्रतिस्थापन मतलब हटाने वाली अभिक्रिया। पहला है सोडियम क्लोराइड विलयन और कॉपर धातु NaCl प्लस Cu। तो देखिए Cu जो कि कम क्रियाशील होता है, इसलिए ये Na को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए पहली गलत हो गई। दूसरी देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन में एल्युमिनियम धातु यानी कि MgCl2 प्लस Al। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम Mg से कम क्रियाशील है, इसलिए यह अभिक्रिया भी नहीं होगी। तीसरा है हमारे पास फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 प्लस Ag। देखिए Ag जो है कम क्रियाशील धातु है Fe के मुकाबले, इसलिए यह अभिक्रिया भी नहीं होगी। चौथी देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 प्लस Cu। कॉपर जो कि Ag की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर Ag को हटा देगा और CuNO3 का ट्वाइस बना लेगा, इसलिए ये अभिक्रिया आपकी सही होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना उदाहरण है किसका? देखिए रिएक्शन, इसका उत्तर होगा आपका बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन तक COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड एक एकल उत्पाद बनाता है, यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो यह अभिक्रिया कहलाती है कौन सी? क्या होता है कि आयरन जो कि अधिक्रियाशील होता है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को हटा देता है और बना लेता है FeSO4।
4 प्लस Cu, तो ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन की कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचायक पहचान करके लिखिए। रिएक्शन को आप देखिएगा, Fe2O3 प्लस 3CO इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है Fe के साथ, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में कमी हो रही है, और जहाँ पर ऑक्सीजन में कमी होती है वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो यानी कि जब अपचयन होगा तो अपचायक कौन हो जाएगा, CO हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अपचायक। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, B यानी कि CO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख, आक्सीकारक पहचान कर लिखिएगा। MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। MnO2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन गायब हो गई तो अपचयन हो गया, तो ये अपचायक हो गया HCl। HCl में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो MnO2 क्या हो गया, एक ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा A। ठीक है, MnO2 एक ऑक्सीकारक का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी कौन सी अभिक्रिया है, अर्थात जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा ली जाती है। N2 प्लस O2 2NO, इसमें -45 किलो कैलोरी ऊष्मा ली जाती है। H2 प्लस I2 में ऊष्मा बाहर निकलती है। C प्लस O2 में ऊष्मा बाहर निकलती है। SO2 में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो आपका उत्तर हुआ केवल A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। देखिए, किसी भी वस्तु को, किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, भंडारण करने के लिए आवश्यक है कि वो खाद्य पदार्थ ऐसी गैसों के संपर्क में आए जो अक्रिय गैसें हों, अर्थात वो किसी से क्रिया ना करती हों। अगर वो क्रियाशील गैसों संपर्क में आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन, तो क्रिया करके क्या हो जाता है, उसका अपचयन हो जाता है और वह विकृत गंधिता का शिकार बन जाता है, उसमें से गंध आने शुरू हो जाती है। इसलिए अक्रिय गैसें भरी जानी चाहिए। तो आपका ऑप्शन पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तो हो ही नहीं सकती। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये भी नहीं हो सकती। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम ये भी नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, डी होगा, हीलियम और या नाइट्रोजन। जो कि आप देखते हैं, जो चिप्स, कुरकुरे या अन्य खाद्य पदार्थों के पैकेट्स जो बाजार बिकते हैं, उन सभी में ये गैस भरी जाती है ताकि ये खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। इस भाग में इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स A to Z को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल का आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, आप इस TGT साइंस और PGT फिजिक्स के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट जाकर के इसमें क्रम से जो हमारा वीडियो डाली गई है उनका विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं और किसी परीक्षा में शामिल होकर के आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद आप सभी का।